एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। स्कूल में एकदम से भगदड़ मच गई थी। ये ब्रेक खत्म होने का वक्त था। यूं तो रोजाना पूरे 40 मिनट तक ब्रेक दी जाती थी, मगर आज न जाने क्या हुआ था। 25 मिनट पर ही ब्रेक खत्म होने की घंटी बजा दी गई थी और सारे टीचर को अपनी अपनी क्लासों में जाने का कह दिया गया था। लड़कियों को अपनी अपनी क्लासों में बैठे पूरे 20 मिनट हो गए थे, मगर अब तक उनकी क्लास में कोई टीचर नहीं आई थी। यूं तो जब तक उड़ती उड़ती खबर पहुंच चुकी थी कि आज स्कूल में कोई गैर मामूली किस्सा हुआ है, लेकिन वह किस्सा क्या था, बच्चियां अभी तक इस किस्से को नहीं जान सकी थीं। सब अपनी अपनी सोच के हिसाब से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सब बिजी थे। स्पीकर में आने वाली आवाज सबको अपनी तरफ खींच कर ले आई थी। सबके कान खड़े हो चुके थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने स्कूल में मौजूद सारे बच्चियों को स्कूल के ग्राउंड में जमा होने को कहा था, जिसके बाद सारी बच्चियां अपनी अपनी क्लासों से निकली थी और भागते भागते ग्राउंड में आकर जमा हो गई थी। ग्राउंड में प्रिंसिपल के अलावा स्कूल के सारे स्टाफ मौजूद थे। स्कूल का माली तक भी आया हुआ था, वह भी वहीं पर था। स्कूल के गार्ड को भी बुलवाया गया था और सारी बच्चियों को एक लाइन बनाकर खड़ा कर दिया गया था। उसके बाद प्रिंसिपल ने टीचरों को कोई इशारा किया था, जिसके बाद टीचर बच्चियों की तरफ बढ़ी थी। बच्चियों की चेकिंग करने लगी थी। बच्चियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। पहले हंगामा और फिर चेकिंग। ग्राउंड में बुलवाकर बार बार पूछने पर भी उन्हें टीचरों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब सारी लड़कियों की चेकिंग कर ली गई तो उसके बाद प्रिंसिपल ने चौकीदार को स्कूल के अंदर के हिस्से की तरफ भी भेज दिया था, ताकि वो और स्कूल के अंदरूनी हिस्से की तरफ अंदर जाकर अच्छी तरह से चेक करके आए, कहीं कोई बच्ची अंदर तो नहीं रह गई। 10 मिनट के बाद में लोग भी वापस आ गए थे और प्रिंसिपल को अंदर किसी ने ना होने का बताया था, जिसके बाद प्रिंसिपल के चेहरे पर परेशानी के असर दिखाई दे रहे थे। प्रिंसिपल ने एक गहरी नजर सारी बच्चियों पर डाली थी। उसके बाद उन्हें अपने अपने क्लासों में भेजे जाने की इजाजत भी दे दी थी। बच्चियां लाइन में स्कूल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी थी, जबकि उनके कुछ फासले पर खड़ी प्रिंसिपल गहरी नजरों से उन्हें जाता हुआ देखने लगी। सारे बच्चों को क्लासरूम में भेजने के बाद प्रिंसिपल ने एक बार फिर से सारे स्टाफ को स्टाफ रूम में बुलवा लिया गया था। 1 घंटे से सारी मीटिंग फिर से शुरू कर दी गई थी। स्कूल की प्रिंसिपल सख्त परेशानी में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वे क्या करे और क्या ना करे। प्रिंसिपल को कुछ भी करके हकीकत का पता लगाना ही था, नहीं तो बात उसकी नौकरी पर आ सकती थी। सिर्फ नौकरी की ही नहीं, बल्कि आज का जो हादसा हुआ था, अगर वह गलती से भी बाहर निकल जाता तो स्कूल की सारी शाखा खराब हो जानी थी। यही बात प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था। वे हकीकत तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। बात कोई इतनी छोटी भी नहीं थी कि जिसको नजरअंदाज किया जाता या भुला भी दिया जाता। कोई भी स्कूल इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके स्कूल के अंदर कोई गलत काम हो रहा हो, काम भी ऐसा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। प्रिंसिपल एक बार फिर से 1 घंटा पहले होने वाले हादसे पर नजर करते हुए 11:15 का टाइम था। स्कूल ब्रेक हो गई थी। सिर्फ 10 मिनट ही बीते थे जब प्रिंसिपल ने अपने लिए लंच मंगवाया और फिर अपने कमरे से निकलकर स्टाफ रूम की तरफ आ गईं, ताकि स्टाफ रूम में टीचरों को बता सके कि सारी बच्चियों की डायरी में आज की डेट जरूर अटैच कर दी जाए, क्योंकि पेपर शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए थे। यही सब कहने में प्रिंसिपल स्टाफ रूम आई थी, लेकिन जो ही स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंची और उस वक्त उसके कानों में किसी नवजात शिशु की रोने की आवाज सुनाई दी थी। प्रिंसिपल ने हैरानी से मुड़कर अपने आजू बाजू में देखा था। स्कूल में बच्चे की रोने की आवाज हैरान कर देने वाली बात थी। ऐसी आवाज तो सिर्फ अस्पताल और क्लिनिक वगैरह में सुनी जाती है, फिर ऐसी आवाज स्कूल से क्यों आ रही थी। एक पल तो प्रिंसिपल ने सोचा कि शायद किसी बच्चे की माँ स्कूल आई हो और उसके साथ कोई बच्चा हो, लेकिन फिर सोचने वाली बात ये थी, अगर कोई औरत भी आई थी तो वह इस तरह छोटे बच्चे को साथ लेकर क्यों आई थी, क्योंकि जो आवाज आई थी वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बच्चा अभी अभी इस दुनिया में जन्म लिया हो या आया हो। वह किसी तुरंत जन्म लेने वाले बच्चे की रोने की आवाज थी। प्रिंसिपल को दरवाजे पर खड़ा देखकर टीचर भी उठकर उसके पास आकर खड़ी हुई थी और उन्होंने भी उस आवाज को बखूबी सुनी थी। बच्चे की रोने की आवाज बस थोड़ी ही देर आई थी, उसके बाद बंद हो गई थी। प्रिंसिपल हैरानी से टीचरों की तरफ देखती हुई आवाज की हकीकत में चल पड़ी थी। टीचर भी मारे शक के उसके पीछे पीछे हो ली थी। उनको ये बात समझने में देर नहीं लगी थी और बिना शक के ये आवाज टीचरों के वॉशरूम से आ रही थी।
बात उन सबके लिए ज्यादा हैरान करने वाली थी। उनमें तो कोई भी टीचर प्रेग्नेंट नहीं थी। फिर सवाल पैदा नहीं था कि आखिर आवाज वॉशरूम से क्यों आ रही थी। जब चलती हुई वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था, जिसकी वजह से वह अंदर के मंजर को बगैर किसी शक के देख सकती थी। जो ही उन्होंने सामने देखा, एकदम से सबकी हैरानी गहरी समुंदर में उतर गई थी। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक 13 साल की बच्ची, 7 क्लास के पढ़ने वाली बच्ची, अपने हाथों में एक अभी जन्म नवजात शिशु को उठाए हुए उसको उलट पुलट कर देखने में बिजी थी और दूसरा हाथ उसने जोर से उस बच्ची के मुंह पर रखा हुआ था ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न आए। अब न जाने उसने ये जानबूझकर किया था या फिर अनजाने में, ये बात उन्हें समझ नहीं आई थी। प्रिंसिपल ने जल्दी से पहले आया को बुलवाया था, जो एक तौलिया लेकर आई थी, और फिर प्रिंसिपल के कहने पर उसने उस 13 साल की बच्ची के हाथ से वह बच्चा ले लिया था। इन सब का शक बिल्कुल ठीक था। वह बच्ची बिल्कुल नग्न हालत में थी। उस बच्चे की और उसकी अभी सफाई भी नहीं की गई थी। उसकी पैदाइश हुए मुश्किल से कुछ ही मिनट बीते थे, लेकिन वे सब के सब बहुत हैरान परेशान थे, क्योंकि उस वॉशरूम में इस 13 साल की बच्ची के अलावा और कोई भी नहीं था। टीचर जल्दी से बच्ची की तरफ बढ़ी थी ताकि उससे कुछ पूछताछ कर सके, मगर उससे पहले उस बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बच्ची पूरी तरह से खून में लथपथ थी। शायद वह उस नवजात शिशु को उठाने की वजह से उसकी सारी वर्दी खराब हो गई थी। प्रिंसिपल ने टीचर को रोकने को कहा और खुद बच्चे की तरफ गई और उससे प्यार से पुचकारते हुए बोली, आया आंटी से हाथ मुंह धुलवाकर स्टाफ रूम में आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं। गिफ्ट का नाम सुनते ही वह बच्ची चुप हो गई थी और दूसरी आया ने आकर उसके हाथ मुंह धुलवा दिए और वे सारी गंदगी साफ कर दी और फिर उसे लिए स्टाफ रूम में आ गई, जहां पर प्रिंसिपल बाकी सारी टीचर उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके आते ही प्रिंसिपल ने उसे गिफ्ट पकड़ाया और फिर उस बच्चे के तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये बच्चा कौन है तुम्हारा? उस पर वह बच्ची कहने लगी, ये तो इधर ही वॉशरूम के वॉश बेसिन में पड़ा हुआ था। वह शर्मा गई। ये बच्चा वहां पर पड़ा हुआ था। जब उसने उसे उठाया तो बच्चा रोने लग गया था। प्रिंसिपल ने उसे कहा, आप टीचर के वॉशरूम में क्यों गई थी? आप जानती है ना कि स्टूडेंट के लिए अलग वॉशरूम है, और फिर वॉशरूम में आपको किसने भेजा था? उससे पहले कि वह बच्ची कोई और जवाब देती, स्टाफ की एक टीचर बोल पड़ी थी। उसने कहा कि मैडम जी, इस बच्ची का सुबह से पेट खराब था। वह सुबह से कई बार वॉशरूम जा चुकी थी, लेकिन लंच ब्रेक के वक्त जब वॉशरूम गई तो वहां वॉशरूम में पहले से कोई था। इस वजह से ये वॉशरूम से मेरे पास आ गई। इमरजेंसी थी तो मैंने उसे स्टाफ रूम के वॉशरूम में जाने की और इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। टीचर की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल उस बच्ची की तरफ मुड़ी थी और उससे पूछा कि बेटा, जब आप वॉशरूम आई तो उस वक्त वॉशरूम में कोई और था या फिर आपने किसी और को देखा हो? उस पर उस बच्ची ने ना में सिर हिलाया था। उसका कहना था कि जब वो पेशाब करने से फ्री हुई तो वॉश बेसन में हाथ धोने लगी थी, तब उसे वॉश बेसन से ये बच्चा मिला था। प्रिंसिपल 10 मिनट तक उस बच्ची से बातचीत की और सवाल जवाब करती रही, लेकिन उस बच्ची ने ज्यादा कुछ भी न बताया, बल्कि इस तरह सवाल पूछे जाने पर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर प्रिंसिपल ने उसे प्यार से थपकी दी और उसे कहा, वह क्लास में या घर में किसी से भी इस बच्चे के बारे में न बताएगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसे पनिश भी किया जा सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जा सकते हैं। प्रिंसिपल जानती थी कि बच्चे को किस तरह हैंडल करना था। बच्ची को इधर उधर लगाकर उसने बच्ची के दिमाग से ये बात निकाल दी थी। साथ ही साथ उसने लंच ब्रेक बंद करके सारी बच्चियों को ग्राउंड में बुलवाया था ताकि सबकी चेकिंग वगैरह की जा सके, मगर कहीं से कोई सुराग ना मिला था। उस बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद उसके लिए दूध और कपड़ों का इंतजाम भी कर लिया गया था। उस टाइम बच्चा स्टाफ रूम के मेज में पड़ा हुआ था, जबकि सारी टीचर और बाकी सब परेशानी से प्रिंसिपल की तरफ देख रहे थे, जो यहाँ वहाँ टहल रही थी। फिर बार बार उस बच्चे की तरफ भी देख रही थी। प्रिंसिपल ने अपने कमरे से अपना लैपटॉप मंगवा लिया था। स्कूल में सिर्फ 4 ही कैमरा था। उसे स्कूल के असेंबल हॉल के साथ स्टाफ रूम और प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे के बाहर की तरफ भी कवर करता था। प्रिंसिपल ने वह कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी देर में प्यून लैपटॉप ले आया था। प्रिंसिपल ने सिवाय एक के और सारी बाकी टीचरों को अपने अपने क्लासरूम में जाने को कह दिया था। उसके बाद टीचर को साथ लेकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई और फिर कुछ ही देर में सुबह का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने थे।
उसने 10 बच्चों की लिस्ट निकाली और उसके बाद एक एक चीज को गौर से देखने लगी थी। 10 बजे से लेकर 11:15 तक स्टाफ में से सिर्फ 3 टीचर ही उस वॉशरूम में गई थी और उन्हें वापस आती भी देखा गया था। वीडियो चलते चलते 11:45 के करीब पहुंच चुकी थी और उस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के फोन पर किसी की कॉल आ गई थी। प्रिंसिपल टीचर को देखते रहने का कहकर खुद पियून के बुलाने पर ऑफिस की तरफ चल पड़ी थी, जबकि वे टीचर वीडियो देखने लगी थी। वीडियो 10:50 पर पहुंच चुकी थी। स्क्रीन पर देखते हुए उस टीचर की आंखों में अचंभव उभरा था और फिर उसके बाद उसके चेहरे पर परेशानी और उसका रंग सफेद पड़ गया था। 11:52 पर 13 साल की बच्ची जो 7वीं क्लास में पढ़ती थी वह उस तरफ गई थी, जो 11:05 पर वापस भी आ गई थी। उसे देखकर उस टीचर के हाथ पैर एकदम से पसीना आना शुरू हो गया था। उसने कांपते हाथों से वीडियो को एकदम से रोक दिया था और फिर उसे क्लोज करने लगी थी। जो वीडियो क्लोज होती जा रही थी वैसे वैसे बच्ची के चेहरे की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बार बार चोर नजरों से इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे उसे किसी चोरी का पकड़े जाने का डर हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिसने उसे टीचर को सोचने पर मजबूर किया था, उस बच्ची की चाल में बहुत ज्यादा लड़खड़ाहट थी। वह बच्ची बहुत ज्यादा लड़खड़ाकर चल रही थी। उसके साथ साथ उसके हाथ में कुछ था जिसे वह बगल के नीचे रखकर छुपाने की कोशिश कर रही थी। वह टीचर एकदम से सारा मामला समझ चुकी थी। मारे घबराहट के उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसे एकदम से उस लड़की पर गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसने बड़ी मुश्किल से उस गुस्से को कंट्रोल भी किया था, क्योंकि वह गुस्सा करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त उसे होश से काम लेना था, जोश से नहीं। यही सब सोचते हुए उसने खुद को कंट्रोल भी किया था। एक गहरी सांस छोड़कर वह बात सोच चुकी थी। उसने क्या करना है। उसने एक नज़र स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर सामने बैठी आया को, जो बार बार उससे पूछ रही थी कि मैडम जी कुछ नजर आया कि नहीं। उसने आया को अपने लिए चाय बनाकर लाने को कह दिया और फिर उसके जाने के बाद उसने जल्दी से लैपटॉप उठाकर गोद में रख लिया था। उसके पास सिर्फ 5 ही मिनट था। उसे जो भी करना था इन 5 मिनट के अंदर ही करना था। उसने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाई और फिर सिर्फ 30 मिनट के बाद उसके चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ी थी। उसने 10:50 से लेकर सारी वीडियो डिलीट कर दी थी। उसकी जगह एक दूसरी वीडियो अटैच कर दी थी और उन कामों में वह टीचर वैसे भी बहुत माहिर थी। उसने लैपटॉप को वापस टेबल पर रखा और 11 पर वीडियो प्ले कर दी थी। इतने में प्रिंसिपल स्टाफ रूम में दाखिल हुई। आकर उस टीचर के पास खड़ी हो गई थी। उससे पूछताछ करने लगी थी, जिस पर टीचर ने नामे सिर हिला दिया था। अब तक कोई भी इस तरफ नहीं आया था। बात करते हुए उसकी जुबान हिचकिचा रही थी, जिस पर प्रिंसिपल ने उसे गौर से देखा भी था, लेकिन वह इन सब में बिल्कुल माहिर थी। उसने अगले ही पल खुद को संभाल लिया था। थोड़ी देर में नौकरानी चाय लेकर आ गई थी। चाय पीने के बाद टीचर की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। उसने प्रिंसिपल से घर जाने की परमिशन ले ली थी। अपनी भांजी को भी साथ लिया था, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टी का टाइम होने वाला था। उसका घर स्कूल से 10 मिनट की दूरी पर ही था। घर के बाहर के गेट से अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी भांजी को बालों की चोटी से पकड़ा था और घसीटते हुए लाकर सास के कदमों में फेंक दिया था और अपनी सास से कहने लगी, माँ, अपनी लाडली को संभाल लीजिए। तुम्हें पहले भी कहा था कि उसे किसी और स्कूल में डलवा दो, लेकिन तुम्हें इन सब चीज से कोई परवाह नहीं है। इस मनहूस को मेरे ही सर पर डालना था। आज तो मैंने उसे बाल बाल बचा लिया था, लेकिन अगर उसकी यही करतूत रही तो सारे जमाने में थू थू करवाएगी ये लड़की। उसको बता देना, अब मैं इसे अपने स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। स्कूल क्या, उसे तो मैं अब अपने घर में भी नहीं रखूंगी। उसको भेजो यहाँ से। बस इतना कहते हुए वह अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि उसकी सास अपनी नतनी को सीने से लगाए हक्का बक्का सी अपनी बहू की कैंची जैसी चलती हुई जुबान देख रही थी। उस वक्त अगर कोई और उसे देख लेता तो वह मान ही नहीं सकता था, ये औरत एक स्कूल की टीचर भी है। खैर, वह बहू पर 3-4 शब्द बड़बड़ाते हुए अपनी नतनी के तरफ ध्यान दिया था, जिसका रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। उसी वक्त उसे अपने पांव पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ था। उसने जैसे ही अपने पांव को सामने रखकर देखा तो चकराकर गिर गई थी। उसका पूरा पांव खून से भरा हुआ था। उसकी नातिन उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। उसने जैसे ही नातिन की हालत देखी तो उसके हाथ पांव फूल गए थे। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए नातिन को लेकर करीब के अस्पताल पहुंची थी, जहां उसकी बच्ची को जल्दी इमरजेंसी में ले लिया गया था। इमरजेंसी के बाहर इधर उधर फड़फड़ा रही थी। उसे अपनी नातिन के बारे में बहुत शक हो रहा था।
कुछ ही देर के बाद डॉक्टर बाहर आई तो कुछ डॉक्टर ने बताया, वह सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि ऐसी बात थी जो यकीन करने के काबिल नहीं थी। ये सब 13 साल की बच्ची के साथ भला कैसे हो सकता है। वह बिल्कुल घबरा सी गई थी। अब डॉक्टर जो कुछ कह रही थी वह गलत तो नहीं हो सकता था ना। वहाँ 2 घंटे अस्पताल में रखने के बाद उसकी नातिन को घर भेज दिया गया था। उसको होश आ चुका था, लेकिन वह बिल्कुल चुप होकर रह गई थी, जैसे उसके जुबान पर किसी ने ताला लगा दिया हो। लाख बुलाने पर भी वह ना बोली थी। अगले 5 दिनों तक उसने अपनी नातिन को स्कूल ना भेजा था, लेकिन छठे दिन इम्तिहान की वजह से उसे रोक ना पाई थी और खुद उसे स्कूल छोड़ने आ गई थी। और वह प्रिंसिपल से भी मिलना चाहती थी ताकि उससे पूछताछ कर सकें। किस तरह का स्कूल है, बच्चियों के साथ कितना कुछ हो जाता है, स्कूल में किसी को खबर तक ना हुई थी। आखिर ये लोग क्यों इतने बेखबर थे। लेकिन उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से ना हो पाई थी। दूसरी तरफ बच्ची जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची, उसकी टीचर ने उसे जल्दी से ऑफिस में जाने को कह दिया था। प्रिंसिपल के बुलाने पर सुनकर वह बच्ची एकदम घबरा गई थी। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। इसी चीज से तो वह कतरा रही थी और इसलिए तो वह 10 दिन भी स्कूल ना आई थी। वह जानती थी प्रिंसिपल ने उसको क्यों बुलाया है, तभी वह नहीं जाना चाहती थी। पहले ही वो बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठी हुई थी, क्योंकि क्लास की अब सारी लड़कियां उसको नफरत की नजरों से देखते हुए उससे दूर जाकर बैठी हुई थी, जैसे वह लड़की कोई अछूत हो। कोई लड़की भी उससे बात करने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी दोस्ती भी उसको गंदी गंदी कहते उसे अलग हो गई थी। ऊपर से उसे अपनी टीचर की चुभती हुई निगाहों से अंदर तक चीर रही थी। ऐसे में प्रिंसिपल के बुलावे का सुनकर वह परेशान हो गई थी और अपने सर को नीचे किए रोने भी लगी थी। तब उसकी टीचर गुस्सा करते हुए उसके पास पहुंची थी और उसको उठाकर घसीटते हुए जबरदस्ती अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस ले आई थी। प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचकर जैसे ही टीचर ने उसे छोड़ा तो उसने वापस बाहर की तरफ दौड़ लगा ली थी। लेकिन उसे पहले कि वह बाहर जाती, अंदर आती, प्रिंसिपल के इशारे से उसे पकड़ लिया गया था, अच्छी तरह काबू कर लिया गया था। तभी प्रिंसिपल चलते हुए उसके पास आई थी और आथे के साथ उस बच्ची के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। समझती क्या है खुद को, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। इतनी सी उम्र में ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और अब भाग रही हो। तुमने क्या सोचा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम सब कुछ जान चुके हैं, हकीकत कभी छुप नहीं सकती। अब बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया और ये सब कुछ किसने किया तुम्हारे साथ? प्रिंसिपल शुरू में कुछ सख्त हुई और आखिरी में नरम शब्द अपनाते हुए उस बच्ची से पूछने लगी थी, सख्ती करती भी तो किस पर करती? उसके सामने खड़ी बच्ची जिसकी हाइट 4.5 फीट था, उसके आंसू गालों से फिसलकर नीचे गिर रहे थे और डर से थर थर कांप रही थी। प्रिंसिपल की बात सुनते ही वे आया से अपने बाजू छुड़वाते हुए प्रिंसिपल के पैरों में गिर गई थी। मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने घर जाकर नानी को बताया था। नानी ने कहा कि इससे डरते नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले की देन है, तुम परेशान ना हो। मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं गंदी नहीं हूँ, सब लड़कियां मुझे गंदी कह रही थी मैडम जी, मैं गंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतना कहते ही वो बच्ची प्रिंसिपल के कदमों में बेहोश हो गई थी। उसकी हालत देखकर प्रिंसिपल ने जल्दी से उसे पहले अस्पताल पहुंचाया था। फिर वहां से उनको जो कुछ पता चला वह उनके पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी था। प्रिंसिपल ने उस वक्त स्कूल में फोन करके वाइस प्रिंसिपल को लिस्ट बनाने को कह दिया था। उस दिन जो भी जितने लोग भी स्कूल में मौजूद थे उन सारे के नाम लिखित में लिख दिया जाए और कल हर हालत में उनको स्कूल में हाजिर किया जाए। प्रिंसिपल अब सख्त कार्रवाई में आ चुकी थी। उस बच्ची के जरूरी ट्रीटमेंट के बाद प्रिंसिपल ने उसे घर पहुंचा दिया था। अगली सुबह प्रिंसिपल के टेबल पर सारा रिकॉर्ड मौजूद था। पहले तो प्रिंसिपल ने इस बात की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। वह सारे के सारे लोग आज हाजिर थे, फिर चाहे वह गार्ड हो या पियून हो, सफाई करने वाला हो, सारे लोगों को स्कूल के मैदान में जमा कर लिया गया था। उसके थोड़े ही देर के बाद प्रिंसिपल ने सिटी अस्पताल वालों को फोन भी किया था। अगले ही आधे घंटे के बाद स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी, जो सब लोगों की DNA टेस्ट करने आई हुई थी। क्योंकि उस दिन जब प्रिंसिपल उस बच्ची को अस्पताल लेकर गई थी तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि बच्ची किसी सदमे की वजह से बेहोश हुई थी और रिपोर्ट ये बता रही थी कि बच्ची को उस दिन मासिक धर्म आया हुआ था और उसको ये पहली बार ही आया था। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। उस बच्ची के माँ बाप नहीं थे। वह अपने नानी के साथ मामा मामी के घर में रहती थी। न जाने उसकी मामी को उस बच्ची से क्या दुश्मनी थी। बेचारी नानी
पुराने जमाने की थी। उसके दिमाग में यही बात थी कि बच्चियों को 14 या 15 साल की उम्र में मासिक हो जाती है, लेकिन आजकल टाइम बदल गया था। अब तो हर दूसरी तीसरी बच्ची 12 साल या 13 साल की उम्र में मासिक धर्म हो रही हैं। वह 13 साल की जिनका नाम अल्पना था, उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। वो 13 साल की उम्र में ही उसको मासिक धर्म आया हुआ था। उस दिन वह इसी सिलसिले में एक टीचर के पास गई थी, जिसने उसे जरूरी चीज देने के बाद वॉशरूम में भेजा था। फिर उस टीचर की माँ की मौत हो गई तो उसी दिन वे इमरजेंसी छुट्टियों पर चली गई थी। आज प्रिंसिपल के बेहद कहने पर वे वापस आई थी। उस दिन घर आने के बाद अल्पना की मामी ने उसके साथ जो व्यवहार किया था, उसके बाद अल्पना बहुत डरी हुई थी। उसने सोचा कि उससे बहुत कुछ गलत हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए मामी ऐसे कह रही है। उसके बाद उसने अपनी नानी की बातें भी नहीं सुनी जो वह डॉक्टर से कह रही थी। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कैसे हो सकता है? ये सब सुनकर वह डर गई थी। मैं ज्यादा सोचने पर मजबूर हो गई थी कि उसके क्लास के बच्चों ने उसे गंदा कहना शुरू कर दिया था। उसे गंदा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वह घर वाले और टीचरों की जुबानी उन्होंने सुना था कि अल्पना को छोटी सी उम्र में बच्चा हुआ है। लेकिन अल्पना इस बात से अनजान थी। वह समझ रही थी कि शायद पीरियड की वजह से सारी लड़कियां उसे बुरा भला कह रही हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचकर प्रिंसिपल का शक भी दूर हो चुका था। जब अल्पना को छोड़ने घर गई तो उनकी मुलाकात अल्पना की नानी से हुई थी। उससे घर की समस्याएं वगैरह पूछे गए थे। ये सब जानकारी लेने के बाद प्रिंसिपल वहां से निकल आई थी। प्रिंसिपल ने नवजात शिशु को अस्पताल में एडमिट भी करवा रखा था। उसकी जांच करने के लिए एक टीम को भी बुलवाया गया था। इसलिए अगले ही दिन स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी। सब लोगों के डीएनए टेस्ट किए गए थे। आखिर में जब प्रिंसिपल ने अपने साथ सारी टीचरों के टेस्ट करवाने को कहा, तब उन सब में से एक टीचर ऐसी थी जिसके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। उसे देखकर प्रिंसिपल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आ गई थी। वो पहले ही उसके बारे में जान चुकी थी, लेकिन बगैर किसी सबूत के वह उसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब उसे यकीन था सबूत बहुत जल्द उसके हाथ में होगा। सिर्फ 3 दिन का इंतजार करना था, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट एक ही दिन में मिलना मुमकिन नहीं था। इतने सारे रिपोर्ट के लिए कम से कम 3 दिन का टाइम लगना था। फिर 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए थे। चौथे दिन सारे रिपोर्ट उसके हाथ में थी। प्रिंसिपल बगैर किसी को बताए स्कूल से निकल गई थी और सीधा अल्पना के घर जाकर रुकी थी। अल्पना के घर जाते वक्त वह नवजात शिशु को अपने साथ ले जाना नहीं भूली थी, क्योंकि वह बच्चा इसी घर का था। थोड़ी ही देर में अल्पना की मम्मी भी घर पहुंच गई थी और प्रिंसिपल को देखकर घबरा गई थी। लेकिन फिर जो ही उसने अपने बच्चे को देखा तो घूरती नजरों में अल्पना की तरफ बढ़ी थी। देखा माँ, तेरी नातिन क्या गुल खिलाकर आई है। हमारे मुंह पर तो इसने कालिक पोत दी है, हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। इस उम्र में ही ये माँ बनकर बैठ गई है। अल्पना की मामी दोनों हाथों से अल्पना को पकड़कर उसे झकझोर रही थी। उससे पहले कि अल्पना को और ज्यादा अपने पकड़ में लेती, घर के दरवाजे पर अल्पना के मामा अंदर दाखिल हुए थे, जिन्होंने आते के साथ ही अल्पना की मामी को पकड़कर अल्पना से दूर धकेला था। प्रिंसिपल उस नवजात शिशु को लेकर अल्पना की नानी के पास गई और बच्चा उसकी गोद में रखने के बाद वह कहने लगी, ये रही आपकी अमानत। ये बच्चा आपके बहू का है। अब ये नहीं मालूम कि ये बच्चा आपके बेटे का है या नहीं। सबसे पहले आप अपने बेटे की डीएनए टेस्ट करवाकर इस बच्चे को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बहू ये औरत बहुत धोखेबाज है। अल्पना की नानी यूं ही हक्का बक्का से लड़खड़ाते हुए अल्पना की मामी के पास आई थी। उससे कहा कि मैं तो तुमको एक काबिल टीचर समझती थी, मगर मैं गलत थी। जो औरत खुद की औलाद को पैदा होने के साथ ही अपनाने के बजाय उसे मरने के लिए फेंक दे, वे औरत किसी को क्या शिक्षा दे सकती है। तुम तो माँ कहलाने के लायक नहीं हो। अपने ही नवजात शिशु को मरने के लिए छोड़ दिया और इल्जाम एक 13 साल की बच्ची पर लगा दिया। खुद की इज्जत बचाने के लिए, ये जाने बगैर कि उस बच्ची की जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ेगा। आप किसी को क्या शिक्षा देंगी, क्या सीख देंगी। उस टीचर का उसके पति के अलावा किसी दूसरे आदमी से अफेयर था और वह बच्चा उसी के आशिक का था। तभी उस बच्चे को वह दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। अफसोस है, मैं आपको अपने स्कूल में नहीं रख सकती। इतना कहते के साथ ही प्रिंसिपल वहां से चली गई थी। अल्पना के मामी को पहले से सारा सच बता चुकी थी। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि अल्पना के मामी का ही बेटा था, जिसे उसने पैदा होते के साथ ही फेंक दिया था। कोई पहला बच्चा नहीं था। आज से पहले भी वह अपने 3 बार ऑपरेशन करा चुकी थी। उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसी वजह से वो अपने बच्चे को होने नहीं देती थी। अल्पना के मामा ने उसी वक्त उस औरत को डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया था।
वे औरत थी ही इसी काबिल। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कई लोगों को मुसीबत में भी डाला था। उसकी वजह से स्कूल की अच्छी खासी शाखा खराब होते होते रह गई थी और ऊपर से इतने लोगों पर किया जाने वाला शक, अल्पना जैसी छोटी सी बच्ची पर बिना वजह इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करना बहुत गलत था। ये सब माफी के काबिल बिल्कुल नहीं था और ना उन लोगों में अब इतना हिम्मत था कि उसे माफ करके वे दोबारा अपने पास रख सकते थे। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि उसके पति ने उसको डिवोर्स देकर उसके साथ अच्छा किया या गलत। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।